हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर सही है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर कंक्लूड हुआ था, जो हमने कलेक्टेड टू बेस फीडबैक रजिस्टर, ये सेकंड बेसिकली टेक्निक है। तो अभी हम लोग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। बायस मतलब आई है जो आपका करंट है, आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट आईसी, उसको इनसेंसिटिव करने के लिए बीटा और आईवी से, क्योंकि हमें पता है कि बीटा वेरिएशन से आपका टोटल करंट चेंज होगा आउटपुट का, और हमारा आईबी करंट चेंज करने से हमारा बीटा उसका आउटपुट करंट चेंज होगा। तो हमने लास्ट इससे पहले लेक्चर में एक टेक्निक पढ़ी थी जिसमें हमने एक आर ई रजिस्टर लगाया हुआ था। ये उसका एक और पार्ट था ऊपर। तो इसको हमने कोई कंडीशन थी उस पर लेके हमने आई ऐसा बनाया था कि वो बीटा और आईबी पे इंडिपेंडेंट था। तो लास्ट लेक्चर कंक्लूड हमने ये किया था कि हमने ये एक सर्किट था, ये बेसिकली इसको मॉसफेट में गेट टू ड्रेन कनेक्शन कहते हैं, और इसके इसमें ऑब्वियसली बेस टू कलेक्टर कनेक्शन है। एक रजिस्टर लगा हुआ है आपने इन पाथ, आपका बेस टू कलेक्टर डायरेक्टली शॉर्ट नहीं है, थ्रू रजिस्टर शॉर्ट हुआ है। रजिस्टर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है सर। तो इसका हमने कुछ इक्वेशंस देखी थी हल्की सी। हमने देखा था कि भाई ये हार्ट से करंट फ्लो कर रहा है, वो आपका आई करंट है, और वो फिर डिवाइड हो रहा है एक कलेक्टर करंट और एक बेस करंट में, और फिर उन दोनों का सम आपका दोबारा आई में आ रहा है। तो इवेंचुअली जो एमीटर पे करंट है वही करंट आपका आरसी में है, और एज अ लूप है। तो इसमें मतलब एक्सटर्नल कोई करंट, जैसे ऊपर सर्किट है इसमें आई बी का करंट ऐड होता है, वो बाहर से अलग से करंट का पाथ है, लेकिन ये एक लूप पाथ है। तो इसमें कह लें कि जो आरसी करंट है वही आपका इस आई करंट में होता है। तो इसकी इक्वेशन हमने लास्ट इक्वेशन से हमने कंपेयर की थी। तो उसमें बस डिफरेंस ये था कि लास्ट इक्वेशन में यहाँ वी सी सी की जगह वी बी बी होता था, और लास्ट इक्वेशन में यहाँ आर सी की जगह आर ई होता था। है एग्जैक्टली सेम चीज़ जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में थी, इससे पहले वाली टेक्निक भी थी। तो ये सिमिलर टेक्निक है। इसका हमें एक हल्का सा एक एक्सरसाइज देखनी थी, और ये फॉर्मूलाज हैं, ये मैं वहाँ लिख भी देता हूँ हमें इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। सही, तो बस वो नोट्स में हमें यहाँ हल्का सी गलती थी। यहाँ ये जो टॉप पे मेरा माउस है, यहाँ आई सी इक्वल्स टू आई बी प्लस आई लिखा था, लेकिन असली में आई सी प्लस आई बी इक्वल्स टू आई है, जब हमने मैसेज मैंने भी बताया था आपको। तो इसके अगर मैं कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो हम यहाँ लिखते हैं ताकि फिर हम इसको सॉल्व कर लें, आसानी हो हमारी। तो मेन जो फॉर्मूला है आपका वो ये है, आई ई वाला फॉर्मूला है। तो इसमें वी सी सी यानी आपका वी बी ई, ये वी बी अपॉन आर सी प्लस आर बी अपॉन 1 प्लस बीटा। अब इसमें टेक्निक्स वही हैं जो उस केस में थी, और इसमें आपको आर सी बहुत साइज में बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू जो ये अमाउंट आ रही है अपनी आर बी प्लस 1 प्लस बीटा, और सिमिलरली आपका वी सी सी शुड मच ग्रेटर देन वी बी ई। तो अब इसकी और इक्वेशंस जो थी वो हम लिख देते थे कि वी सी बी, अगर मैं वी सी बी की बात कर रहा हूँ तो मैं कहने के ये अगर वी सी है और ये वी बी है, तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात करूँ। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, स्टैटिस्टिक के अक्रॉस करंट कितना आ रहा है वो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आई सी बी बेसिकली क्या होगा, आपका आई बी आर बी होगा, और आई बी हमें पता है आपका ये किसके बराबर होता है, आई ई अपॉन 1 प्लस बीटा के, और ये आपका आर बी है। एक आध फॉर्मूला और था, वो था वी सी सी शुड बी इक्वल टू, वी सी सी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉप कितना है। तो पहले इसका ड्रॉप आएगा, फिर इसका ड्रॉप आएगा, फिर इसका ड्रॉप आएगा, तो उन तीनों का सम करके आपका वी सी सी होगा। तो एक वो, क्योंकि आर सी क्रॉस ड्रॉप क्या है उसका, उसके क्रॉस करंट कितना है पहले वो आई ई होगा। जो पहले केस में आई सी होता था आर सी के क्रॉस, लेकिन इस केस में आई आर सी है। दूसरा आपका इसके रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना है, वो आप वी सी बी भी लिख सकते हैं, इधर हम वी सी बी लिख सकते हैं, और वी सी बी हमें पता है ऊपर
कि आई बी आर बी के बराबर है, और जो थर्ड ड्रॉप है वो वी बी ई है। तो इस इक्वेशन से ये आपका आई ये वाली इक्वेशन निकली थी, ये वाली इक्वेशन। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो हमें सामने मालूम है, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज में लिखा हुआ है डिजाइन सर्किट ऑफ फिगर 6.62, जो ऊपर सर्किट बना हुआ है। इसका उन्होंने एमिटर करंट आपको बता दिया, ये उन्होंने करंट बता दिया आपको कि 1 मिली एम्पियर है, और उन्होंने बता दिया मैक्सिमम गेन एंड प्लस माइनस 2 वोल्ट सिग्नल स्विंग एट कलेक्टर दैट इज डिजाइन फॉर वीसी प्लस 2.3। अब ये इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। वीसी अगर मैक्सिमम गेन की बात कर रहे हैं तो हमें पता है मैक्सिमम गेन में वीसी की वैल्यू एक तरह से जो भी मिनिमम होनी चाहिए या जो भी होनी चाहिए, तो उस केस में उन्होंने खुद ही आपको दे दी कि 2.3 वोल्ट इसका वीसी है। तो ये वीसी वो वोल्टेज है जिस टाइम पे आपको मैक्सिमम गेन मिल रहा है। तो अब एक वीसीसी वोल्टेज दे दिया इनने 10 वोल्ट है, बीटा इनने दे दिया है 100 वोल्ट है, सॉरी 100 है। तो ये अब इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मेन हम सॉल्व करना है। अब डिजाइन की जब बात आती है ना, तो डिजाइन में एक चीज तो जो आपके अननोन वैल्यूज हैं वो पहले फाइंड आउट करनी होगी आपको, मतलब कंपोनेंट्स हैं। इस केस में वो आर पी और आर सी है, वो तो आपको फाइंड आउट करना ही करना है, right? अब कुछ लोग केस में डिफाइन कर देते हैं, मतलब या कुछ एक पॉइंट लिख देते हैं कि फाइंड वोल्टेजेस एट ऑल नोड्स। अब जैसे ये एक नोड है, सही है, ये एक नोड है आपका, इस केस में वी बी और वी सी एक नोड है, सही है। और वी सी फाइंड करने को जिससे वो डिपेंड करते हैं कितने पार्ट्स हैं, लेकिन अभी इधर सिर्फ आर बी और आर सी रिक्वायर्ड है। तो डिजाइन सर्किट की बात हो रही है, तो उन्होंने सिर्फ आर बी और आर सी मांगा है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मुझे पता है आर बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे ये वोल्टेज पता होना चाहिए और ये वोल्टेज पता होना चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब ये जो वोल्टेज है वीसी, ये उन्होंने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ वीसी वोल्टेज हमें, या वीसी अननोन है? वीसी की वैल्यू गिवन है या अननोन है अभी? सर VCE दिया हुआ है और E ग्राउंड पे है, तो फिर VCE VC के बराबर ही होगा। जी एग्जैक्टली, वीसी इसी के बराबर होगा। वीसीई होता है वीसी माइनस वीई, और अगर वीई 0 है तो वीसी आपका वीसी के बराबर है। तो वो अब मुझे अगर आर बी फाइंड करना है तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय आपका करंट। तो अब वीसी हमें पता है 2.3 वोल्ट है, उनने गिवन है। वी बी सिमिलरली टू वी सी, क्योंकि एमिटर ग्राउंड है, तो वी बी होगा इक्वल्स टू वी बी, तो वो आपका 0.7 होगा। अब आपका आ जाएगा आई बी। अब आई बी गिवन नहीं है, लेकिन हम इजी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें आई ई पता है, तो और हमें ये पता है कि ये पूरा वेरिएबल है आई बी वो इसके बराबर है, तो इससे हम आई बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई बी रफली इक्वल्स टू 1 मिली है, 1 मिली डिवाइड बाय 100 मतलब 0.01 मिली है। तो आप मुझे कुछ एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा 1 मिली डिवाइड बाय 101 क्या बन रहा है? Sir, 9.9 10 to the power minus 6. सही, 9.9 10 के माइनस मतलब ये सॉरी 0.9 है, तो ये मिली। तो अगर मैं इसको माइक्रो में कर दूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये 9.9 माइक्रो हो जाएगा। माइक्रो आपको पता है ना कि माइक्रो होता है 10 के माइनस 6 होता Yes, sir. है, मिली होता है 10 के माइनस 3। तो किस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो आर बी जो 1.6 डिवाइड बाय जो आंसर आपका आ रहा है उससे करेंगे, आर बी क्या आ रहा है?
1.6 डिवाइड बाय 9.9 टू द पावर -6 क्या बनता है? 161.61. 161.61 ये कुछ किलो में होगा। ठीक है, तो ये आपकी आरबी की वैल्यू है। अब आरसी की बात आती है, तो आरसी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो अगेन आरसी क्या होता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या इसका वोल्टेज डिफरेंस, वो हो गया VCC माइनस VCE। 1.6 क्या रखना है? न्यूमरेटर था 2.3 माइनस 0.7 था ना, तो वो 1.6 के बराबर होता है। सर आईबी क्या रखेंगे हम? आईबी फाइंड आउट किया ना अभी इस फॉर्मूला से, आई डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा। आई आपको गिवन है 1 मिली, 0.0099। 0.0099 मिली। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब आरसी का ये फॉर्मूला ये है, देखिए VCC माइनस VCE, और इसके अक्रॉस करंट है वो आपका IE है। ठीक है, अच्छा अब इसमें IE जो फॉर्मूला है ना, वो आपका है VCC माइनस VBE डिवाइड बाय RC प्लस RB अपॉन 1 प्लस बीटा। अब ये इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया है इसका IE का। ये हमने थोड़ा सा, अभी हमने सही लिखा है गलत लिखा है, मुझे कोई बताएगा? सही लिखा है। सही लिखा है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा फॉर्मूला रिडंडेंट टाइप कर दिया है। मतलब मैं यहाँ से आई को मैं इसको इस फॉर्म में शो किया और यहाँ इस फॉर्म में शो किया है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, पहले इसको सिंपल करते हैं। पहले हम IE फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं ऊपर वाले पार्ट को, हम IE फॉर्म फाइंड करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसको फिर उससे डिवाइड कर लेंगे। तो अब IE के फॉर्मूला में आपका आता है VCC माइनस VB अपॉन RC प्लस RB 1 प्लस बीटा। अब यहाँ अब होस्टेस की जरूरत ना पड़े हमें, अब यहाँ में IE गिवन है, हमें VCC गिवन है, VB गिवन है, RB हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिर्फ RC अननोन है। तो मुझे फिर इसको इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा मतलब थोड़ा सा और आसानी करने की कोशिश करूँ अपने लिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, VCC माइनस VBE डिवाइड बाय IE माइनस RB ऑन 1 प्लस बीटा। ये फॉर्मूला समझ आया ना आप लोग को? तो बस हम ये नीचे वाला डिनोमिनेटर उधर ले गए हैं और IE से हमने डिवाइड कर दिया है इस वैल्यू को, और फिर हमने माइनस RB अपॉन 1 प्लस बीटा से माइनस कर दिया। तो RB 161 के है, 1 प्लस बीटा आपका 101 है, तो ये एक वैल्यू आएगी। और VCC आपका है कितना? VCC के अंदर 10 था माइनस 0.7, और ये 1 मिली था, ये 161 के था, और ये 101 था। तो कोई मुझे सॉल्व कर बताएगा कि इसकी RC की वैल्यू क्या आ रही है? सेवन पॉइंट सेवन के 7.7 के। अच्छा, ये क्वेश्चन तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसमें कह लें कि अगर बाकी चीजें फाइंड आउट करने को दी जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे VCB
एक वैल्यू थी जो हमने फाइंड करने को नहीं बोली थी, हमें VCB का फॉर्मूला पता है, IB RB होता है, तो एक बार हम IB फाइंड कर चुके हैं, RB फाइंड कर चुके हैं, तो हम VCB फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी इधर तो RE फिलहाल एक ग्राउंड कनेक्ट हुआ था, इधर होता है कुछ केस में इधर RE का रजिस्टर भी लगा हुआ, नहीं? तो उसको भी सॉल्व करा जा सकता है, मतलब उसमें फिर आपको अगर ये इमिटर करंट पता है, तो अगर किस तरह आपने इमिटर करंट फाइंड कर लिया, तो इसकी वैल्यू अगर आपको पता है और इसका इमिटर करंट पता है, तो आपको ये इमिटर वोल्टेज पता चल गया, और फिर आप VC VB इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो अगर फॉर्मूलाज के गो थ्रू आप कर सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। थोड़ा सा एग्जैक्टली डिफरेंट सिमिलर क्वेश्चन नहीं आएगा, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, इस केस में RE लगा हो सकता है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं थी ना? तो अब हमारी जो लास्ट टेक्निक थी, ये जो हम 3 टेक्निक्स पढ़ रहे थे बायसिंग की, ये है बायसिंग यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। अब मेन जो मसला क्या होता है, वो होता है IE का। हम कहते हैं कि हमारा मेन इशू है, हमें IE इनसेंसिटिव करना है, क्योंकि IE के फॉर्मूला में ही सब कुछ हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जो देखे थे, इधर भी हमारा ये IE का फॉर्मूला था। और इधर ही हम कंडीशंस लगा रहे थे, हमारी VC शुड बी मच ग्रेटर देन VB, RC शुड बी मच ग्रेटर देन RB अपॉन 1 प्लस बीटा। इससे पहले वाले पार्ट में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, VBB था माइनस मच ग्रेटर देन VB होना चाहिए, RE मच ग्रेटर देन RB अपॉन 1 प्लस बीटा होना चाहिए। तो मेन हमारा जो कंसर्न था वो ये कंडीशंस रखते हुए ऐसा था कि हम IE को वैरी ना होने दें। एक हमने इससे पहले एग्जाम्पल देखी थी, एक्सरसाइज देखी थी, उसमें हमने देखा था कि अगर आपका RB छोटा है बहुत इस वैल्यू से, उस केस में RE था, तो आपकी परसेंटेज चेंज बहुत कम हो रही थी। तो मेन जो हमारा टास्क है वही IE का इंसेंसिटिव करना है। अब ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है, ये वाली कांस्टेंट करंट सोर्स, ये भी उसी बेस पे ही है। अब कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब है कि वो अपना करंट है वो हमेशा कांस्टेंट रखेगी, बेशक उसमें से लोड कितना हो। मतलब उसमें से अगर लोड कह लें कि 1 मिली करंट को मतलब अगर कह लें कि आप 10 वोल्टेज उसके अक्रॉस गुजार रहे हैं, 10 वोल्ट्स या 1000 वोल्ट्स गुजार रहे हैं, वो हमेशा उसने जो करंट फिक्स रखा हुआ है उतना करंट अपने अक्रॉस मेंटेन करेगा। तो कांस्टेंट करंट सोर्स का ये मतलब होता है। तो अब अगर इस केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने IE की जगह एक कांस्टेंट करंट सोर्स लगा दी। ये जो हल्का से यहाँ बताने की कोशिश की है, एक तरह से कांस्टेंट करंट सोर्स लगा दी इन्होंने। अब कांस्टेंट करंट सोर्स ने बोल दिया है, अब इसका मतलब ये है कि ना ये बीटा से वैरी होगा, ना ये IB से वैरी होगा। ये एक अपने कांस्टेंट करंट सोर्स से हमेशा अगर IB वैरी होने की कोशिश करेगा, वो IE उसको दोबारा मेंटेन करेगा। ऐसी बीटा वैरी होने की कोशिश करेगा तो IE मेंटेन करेगा उसको। कांस्टेंट करंट सोर्स बनती कैसे? तो ये हमें पता चल गया कि भाई कि इस केस में इमिटर करंट है, जो कांस्टेंट करंट सोर्स है, वो इंडिपेंडेंट है बीटा पे और आपका IB पे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में I आता है। अगर IE मैंने फिक्स कर दिया, मैं हिलने नहीं दे रहा उसको, तो मेरा बीटा भी चेंज हो वो IE मेंटेन करेगा उसको, और IB भी चेंज हो तो IE मेंटेन करेगा। अब जो ये फिगर है ना, इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फिगर मतलब बेसिकली ये जो पूरी आपकी है ना, ये आपकी करंट सोर्स है, और इसके ऊपर ये वाला सर्किट लगा हुआ है आपका। मतलब ये जो ऊपर सर्किट लगा हुआ है, ये यहाँ जी, ये आपका RB है, ये आपका RB है इधर, और ये आपका सर्किट, मतलब ये जो आपका ऊपर सर्किट लगा हुआ है ना, ये वाला, वो ये लगा होगा, इधर लगा होगा। तो ये जो एक आपका करंट सोर्स है, ये एग्जैक्टली एक ट्रांजिस्टर, जो ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये एज ए करंट सोर्स बिहेव कर रहा है। तो अभी उन्होंने इनकम्प्लीट सर्किट बनाया हुआ है, लेकिन मतलब ये उनका मतलब यही था कि तो बताने मतलब ये कि जो आई करंट है, ये आपका आई करंट इधर आ रहा है। तो अब इसकी अगर मैं एक इक्वेशन बनाना चाहूँ,
अब हमें एक चीज पता होगी, हमने मॉसफेट भी देखे थे, हमें आइडिया होगा, हमने आप लोगों ने करंट सोर्सेज मॉसफेट में देखी थी या नहीं देखी थी? ऐसी करंट सोर्स मॉसफेट में देखा था आप लोगों ने? नहीं देखा था? अच्छा, तो अब अगर मैं चले इसको, अगर मैं आई रेफ फाइंड करने की कोशिश करूँ, मैं कहता हूँ आई रेफ क्या है, तो करंट सोर्स जो आपकी करंट सोर्स बनी है ना इस लिहाज से, अब करंट सोर्स किस पे डिपेंड करती है, मतलब आपका जो करंट है उसके अक्रॉस, इस केस में आई रेफ है, जो मैंने एक तरह से आई सी बोल दूं या आई ई बोल दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है जरा रिकॉल कराएं मुझे कि आई एस टाइम्स क्या होता है, ई वी बी अपॉन वी टी होता है, ये कोई फॉर्मूला था ना हमारा? हम्म, नहीं तो हमारा एक फॉर्मूला था ना जो हम यहाँ में लिख देता हूँ, आई सी ये फॉर्मूला था, ठीक। तो आपका जो आई सी करंट है वो इस केस में आपका आई रेफ करंट है। तो अगर मैं इस ट्रांजिस्टर का Q1 का और Q2 का VBE बराबर रख दूं, जो बराबर है, दोनों का इमिटर शॉर्ट है, दोनों का बेस शॉर्ट है, तो Q1 का जो VBE है वही Q2 का VBE है। अगर इन दोनों का VBE शॉर्ट कर दूंगा तो जो करंट आई रेफ में फ्लो कर रहा होगा वही करंट एग्जैक्टली आई में फ्लो कर रहा होगा। ऐसा ही है, ये पॉइंट समझ आया आप लोग? Yes, sir. तो अब इस तरह अगर मैं आई रेफ एक करंट बना दूं, अगर 1 मिली है जो भी, तो वही करंट मेरा आई में फ्लो करेगा और वही करंट मेरा इधर इसके अक्रॉस फ्लो करेगा। अब अगर मैं आई रेफ की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो मैं राइट साइड से बनाऊँ लेफ्ट साइड से बनाऊँ, फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। अब राइट साइड में मुझे ज़्यादा चीज़ पता, लेफ्ट साइड में ज़्यादा चीज़ पता है, तो लेफ्ट साइड से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। तो अगेन करंट होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है, तो वोल्टेजेस पहले हम कर लेते हैं। अब वोल्टेजेस VCC है, मतलब यहाँ सप्लाई है VCC, ये आपका ए नोड है। अब अगेन मुझे अगर इस आई रेफ फाइंड करना है तो बेसिकली मुझे इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना होगा और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करूंगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो रेजिस्टेंस आएगा। अब एक साइड तो रेजिस्टर की वोल्टेज VCC है, दूसरी साइड पे वोल्टेज क्या होगी? अब दूसरी साइड पे वोल्टेज मुझे कोई बताएगा क्या होनी चाहिए, मतलब अगर इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो वो क्या होगी? सर VCE। हाँ VCE तो होगी, लेकिन ये और ये शॉर्ट है, यहाँ से यहाँ वोल्टेज मुझे पता है क्या है, VBE, नहीं, और ये नीचे ग्राउंड नहीं है, ये नीचे क्या है, -VE है। वैसे अगर मैं इसको ग्राउंड अज्यूम करता तो सिंपली हम क्या करते, जैसे अभी मुझे बोला था VCC माइनस VCE करते, इस केस में VCE बराबर है VBE के, क्योंकि कलेक्टर और बेस शॉर्ट है। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी, VCE इक्वल्स टू VB, हमने तभी हमने यहाँ VC नहीं लिखा, VB लिख दिया। और हमें ये पता है कि अगर नीचे मेरा ग्राउंड नहीं है या नेगेटिव या कोई VE वाला फैक्टर है तो वो भी इंक्लूड होता है आपकी इक्वेशन में, नहीं? तो तभी हमारी इक्वेशन ऊपर न्यूमरेटर की ऐसे बन रही है। तो अगर ये VE के ग्राउंड होता तो सिंपली VCC माइनस VE आता, जो रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप है, और VCE इक्वल्स टू VBE है, तो मैं VCC माइनस VCE लिखूं या VCC माइनस VBE लिखूं, वो बात एक ही है।
और लेकिन इसमें ग्राउंड की जगह वी है तो वो भी फैक्टर ऐड होगा, सही है, तो वो चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हमारी इक्वेशन आई रेफ या आई सी की वो ये बनेगी, सही। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई मजीद करूंगा तो माइनस वी ई और वी माइनस साइन ये हो जाएगा। सर ये वाला पॉइंट एक दफा दोबारा बता दीजिएगा। क्या नाम है, दोबारा बता देता हूँ। तो मैं वी वाला। ठीक है, जी ठीक है। तो अब अगर मैं आई रेफ इक्वेशन की बात करता हूँ तो आई रेफ इक्वेशन बेसिकली क्या है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर इसको मैं वीसीसी बोल रहा हूँ और इसको मैं वीसीई बोल रहा हूँ, ये पूरा ड्रॉप है इसके क्रॉस, तो इस आई रेफ या आई या जो भी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वीसीसी माइनस वीसीई डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब अज्यूम करें कि ये 0 के बराबर है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको और सॉल्व सिंप्लीफाई किया। हमने कहा VCE क्योंकि कलेक्टर और बेस शॉर्ट है तो VCE और VBE सेम होगा। VCE और VB है क्या, मतलब फैक्टर में अगर VC माइनस VE है और ये VB माइनस VE है, E और E कैंसिल होता है तो अगेन VC इक्वल्स टू VB आ जाता है। तो अगर V कलेक्टर और V बेस एक तरह से शॉर्ट हुआ है तो VC VB बराबर होगा। तो हम इसको मजीद लिख सकते हैं VCC माइनस VBE। तो ये हमारी नई क्वेश्चन बनती है। अब ये हर जगह यूज होती है, हम इसको ये यूज करते हैं अगर हमारा VE की जगह ग्राउंड होता तो 0 होता। लेकिन अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि VCC मेरा 10 वोल्ट है, ये मेरा 6 वोल्ट है, ठीक। अब जो भी हमने वैल्यू वोल्टेज दे दी और ये मेरा 0 वोल्ट है जो भी, तो आप इसको सॉल्व करते हो क्या करते हैं, इसमें से आप बेसिकली क्योंकि 0 है नीचे तो आप सिंपल करते VCC माइनस VBE करते, ठीक है। जो 6 वोल्ट आपने रखा हुआ है वोल्टेज, आप सिर्फ ये करते हैं तो 10 माइनस में 6 करता डिवाइड बाय R कर देता। लेकिन अब ये 0 नहीं है, ये अगर -5 है या जो भी है, ठीक। तो अब ये नंबर क्या होता है, ये वैल्यू चेंज होती है। तो अब जैसे मैं इसको एक काम करते हैं, इसको एक एक्सरसाइज देखते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ये वैल्यू का इन्फ्लुएंस क्या है। क्योंकि अभी आपका VB है ना, अगर 6 आपने काउंट किया हुआ था ना इस केस में, जैसे 6 काउंट किया था इसमें और ये 0 दिखा था आपको, तो आपका VB क्या था, वो आपका था 6 था, ठीक है। क्योंकि आपका इमिटर 0 था, आपका बेस आपका 6 था या करेक्टर 6 था, तो VB आपका 6 हो गया था। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसको 0 नहीं करना, इसको -5 करते हैं, ठीक है। और मैंने बोला है कि VB हमेशा मेरा 0.6 मेरा 6 है, VB मेरा, सही है। अभी मैंने अनरियलिस्टिक एग्जांपल दिया 0.7 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इमिटर को -5 पे ले जाऊं और मैं बोल रहा हूँ VB 6 है, अब मेरी वैल्यू इस 6 से हट के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि अगेन जो डिफरेंस क्या हुआ मेरा, VB 6 लाने के लिए मेरा बेस 1 हुआ और इमिटर मेरा -5 हुआ, तो मेरा VB 6 हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये 6 वोल्ट था और ये 0 था।
अब अगर मैं वी बी कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ तो मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये भी नीचे आएगा। इसको मैं 1 ले गया तो ये 5 हो गया, इसको मैं 2 ले गया तो ये 4 हो गया, इसको मैं 3 ले गया तो ये 3 हो गया, इसको मैं -5 ले गया तो ये 1 हो गया। तो अगर वी बी कॉन्स्टेंट है तो तभी जिन केसेस में आपका वीई नेगेटिव के साथ आ रहा है तो असली में क्वेश्चन में वीई भी आता है फैक्टर में। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं तो असली में ये हमेशा आता है वीई वाला वेरिएबल, लेकिन क्योंकि ये 0 होता है ना तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो जहाँ ये 0 नहीं होता उसको हम ऐड करते हैं। तो अगर ये आ रहा है इस फैक्टर में तो ये इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी सी सी प्लस वीई माइनस वी बी अपॉन आर। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट सही है आपका, वी सी सी माइनस वी सी करा हुआ है, लेकिन वो अज्यूम करते हैं वी ग्राउंड 0 होता है। तो आप खुद ही कर सकते हैं, अगर मैं आपको वी बी वैल्यू दे दूं ना और ये बोल दूं वी बी 0.7 है या जो भी, और ये 0 है तो ऑटोमेटिकली ये 0.7 हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी बी 0.7 है और ये मेरा -2 है तो आपका ये 0.7 नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, 1 -1.3 होगा। मतलब -2 से 0.7 ऊपर -1.3 होगा। नहीं तो वो वैरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू, वो वैरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू आपका वोल्टेज, कि आपका वी वोल्टेज क्या है। ठीक, तो इसको हल्का से एग्जांपल देख, एक्सरसाइज देख लेते हैं जिससे तो थोड़ा क्लियर हो। तो उसमें एक एक्सरसाइज है 6.50। ठीक, आप इसका सर्किट है ना वो यही सर्किट है, वो यही सर्किट है एग्जैक्टली जो यहाँ बना हुआ है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है RC, और एक ये रेजिस्टर लगा हुआ है RB। ये आपका VCC, इसको हम Q3 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सर्किट है जो मतलब ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो एक तरह से पार्ट बी के ऊपर प्लेस करा हुआ है हमने। ठीक, तो अब ये उन्होंने बोला है कि VCC आपका 10 वोल्ट है, आई आपका 1 मिली है, तो मतलब इसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी आपका 1 मिली एम्पियर होगा क्योंकि आई रेफ बराबर है आई के। तो बीटा आपका 100 है, आर बी आपका 100K है, आर सी आपका 7.5K। फाइंड द डीसी वोल्टेज एट द बेस, मतलब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, वी बी सी फाइंड करना है, और इसी का एमिटर फाइंड करना है, इसलिए कलेक्टर फाइंड करना है। वीई 10 वोल्ट गिवन है तो क्योंकि ये माइनस वीई है तो ये -10 वोल्ट होगा। Neglecting currents, find the required value of R in order for the circuit to implement the current source I। अच्छा, अब इन्होंने काफी इंफॉर्मेशन हमें दे दी, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चीजें हम पहले से मालूम कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज पता है कि VB1 है वो बराबर है VC1 के।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी किसको, सबको? Yes, sir. जी ठीक। सर अभी आई आवाज, बीच में नहीं आ रही थी। हाँ, मैं रुक गया था वहाँ। तो ये VB1 है, ये हमें पता है VC1 के बराबर है। ये Q1 ये है, इसका जो बेस वोल्टेज है और इसका कलेक्टर वोल्टेज दोनों शॉर्ट है, ठीक है। और अगर मैं इससे VB निकालना चाहूँ, मुझे पता है VBE1 की बात, तो वो बराबर है VB1 के माइनस VE1 के। अब VB1 हमें अननोन है, VBE1 हमें पता है 0.7 है, वो 0.7 होता है हमेशा। और माइनस VE क्या है, ये VE माइनस VE लिखा था ना, तो VE हमें पता है कि वो -10 के बराबर है। तो ये आपका -10 इधर आएगा, ठीक है। तो इस क्या से आपका VB1 क्या हो जाएगा, ये +10 यहाँ गया तो -9.3 हो गया। अच्छा, अब इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ -10 आना चाहिए, +10 आना चाहिए। तो उसका एक तरीका ये, अगर आपने समझ लिया कि मैंने यहाँ -10 लिख दिया इस ब्रैकेट में, क्योंकि VE को मैंने बोला हुआ है कि ये -10 के बराबर है। फिलहाल तो V गिवन है, यहाँ -10 है लिखा हुआ है। तो मुझे मेरा VB1 आ गया -9.3। अब किसी ने गलती से इधर +10 लिख दिया, सॉल्व किया तो ये -10 आया, इधर आया तो +10 हो गया, तो उसका आंसर आ गया 10.7, +10.7 आ गया। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई ये मेरी वैल्यू गलत है, क्योंकि अगर मेरा इमिटर मोस्ट नेगेटिव होता है तो जो बेस पे वोल्टेज होगा वो एक VB ड्रॉप ऊपर होगा। तो अब जैसे ये देखिए, मेरा इमिटर वोल्टेज -10 था, मुझे पता है 0.7 ड्रॉप ऊपर होगा मेरा VB, तो वही आंसर भी आ रहा है -9.3। अगर किसी का कुछ गलत आ जाता है, 10.7 आ रहा है इस केस में, या -10.7 आ रहा है, ठीक है, तो वो भी गलत है। उसको पता चल जाना चाहिए कि -10 एक छोटी वैल्यू है -10.7 से। और अगर मैंने यहाँ -10.7 लिख दिया तो मैं गलत इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर मैंने नेगेटिव बना दिया, नीचे मैंने पॉजिटिव बना दिया, मतलब कंपेयर करें वैल्यूज को। तो वो इस माइनस साइन को आप कभी सॉल्व करेंगे, गलत आएगा ना वैल्यू, तो आप समझ जाएगा कि तो एमिटर हमेशा मोस्ट नेगेटिव होता है। एन मॉस का ये है आपका, NPN का देखें तो VB1 हमें -9.3 पता है, VB1 -9.3 है तो VC1 भी -9.3 है, ठीक। तो अब मैं VCE1 फाइंड करने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, VCE1 अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं, इस केस में VCE1 मैं कह सकता हूँ VBE1 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये 0.7 के बराबर है, क्योंकि VCE1 कलेक्टर बेस शॉर्ट है, तो VC VB के बराबर होता है, तो VC1 VB1 के बराबर है 0.7 के। और ये एक सैचुरेशन में है वोल्टेज, सैचुरेशन की में 0.3 चाहिए होता है, एज ऑफ सैचुरेशन वगैरह जो भी वोल्टेज है। तो अगर एक चीज शायद को बताई हो पहले भी, अगर आपका कलेक्टर और बेस शॉर्ट है तो आपका ट्रांजिस्टर हमेशा किस रीजन में रहेगा, सैचुरेशन रीजन में रहेगा, मतलब आप एज एन एम्पलीफायर काम करेगा उसको, सॉरी एक्टिव रीजन में रहेगा, एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। तो ये एक पॉइंट होता है, अगर मुझे किसी करंट सोर्स को हाई मतलब अच्छी बनानी है तो मैं गेट टू ड्रेन कनेक्ट करके इसको ऐसा एक्टिव रीजन में रख सकता हूँ। सैचुरेशन वो मॉसफेट में होता है रीजन में, सही। तो ये हम VC1 हम 0.7 हमारा आ रहा है, और ये हम बता दें कि ये ग्रेटर देन 0.3 है, नहीं। तो ये तो इसके हमने कुछ वोल्टेजेस निकालनी है, इसका बेस निकाल लिया, इसका हमने VC निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ इस बेस वोल्टेज वगैरह को, ये VB3 को, जो हमारा मेन टास्क है, ठीक है। तो VB3 को अगर मुझे मालूम करना है तो इसके अक्रॉस मुझे अगर करंट मालूम हो जाए तो मैं रजिस्टर, मुझे पता है मैं VB3 मालूम कर सकता हूँ। तो करंट अगर मुझे चाहिए
तो मुझे एमिटर वोल्टेज गिवन है, ठीक है, और एमिटर वोल्टेज क्या, सॉरी, एमिटर करंट गिवन है। एमिटर करंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस बीटा आई बी। तो अब अगर मुझे बीटा गिवन है 100 और आई मुझे गिवन था 1 मिली एम्पियर है, तो आई बी मैं निकाल सकता हूँ। तो आई बी आपका 1 मिली डिवाइड बाई 101 आपका 9.9 माइक्रो एम्पियर आएगा, ठीक है। अब आई बी की बात होती है, तो आई बी की वोल्टेज क्या होनी चाहिए? मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो VB3 क्या, VB3 माइनस 0 कह लेते हैं, या 0 माइनस VB3 कह लेते हैं। इस केस में करंट की डायरेक्शन अगर मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ तो 0 माइनस VB3 इक्वल्स टू आपका IB टाइम्स RB। तो ये समझ आया ना आपको? ये इस रिश्ते के क्रॉस हम ड्रॉप मालूम कर रहे हैं। तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट करंट का पाथ है, तो हमने लेफ्ट 0 वोल्टेज था और माइनस राइट पे VB3 था, तो हमने 0 माइनस VB3 लिखा, इक्वल्स टू IB RB लिख दिया जो इसका क्रॉस ड्रॉप है। तो अब मेरा माइनस VB3 वो हो गया आपका IB 9.9 माइक्रो और 100 के। तो VB सर आई कैसे पता लगा? IE क्वेश्चन में गिवन था, ये जो I गिवन है ना 1 मिली एम्पियर, ये वाला I है ना बेसिकली। तो ये इसके ऊपर जो इसका I है वो बेसिकली ऊपर Q3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसके एमिटर से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो जो यहाँ एमिटर पे करंट फ्लो करेगा वो I वाला फ्लो करेगा। तो एक तरह से I आपका IE के बराबर है, और I उन्होंने क्वेश्चन में गिवन था 1 मिली एम्पियर है, तभी I मालूम हो गया। तो VB3 नेगेटिव साइन इधर था, नेगेटिव साइन हम इधर ले जाएंगे, तो 9.9 माइक्रो टाइम्स 100 के रफली इक्वल्स टू 0.99 वोल्ट बन जाएगा, माइनस 0.99 वोल्ट। ठीक है, तो ये VB3 है आपका, ये एक तरह से अप्रोक्सीमेट कर लें इसको, -1 वोल्ट बन जाएगा। अब -1 वोल्ट VB3 हो गया, तो VE क्या होना चाहिए? अब मैं ये -1 है, तो बेस से 0.7 ड्रॉप नीचे आई VE होगा, तो VE मैं लिख सकता हूँ कि -1.7 वोल्ट। ठीक है, तो VE3 मेरा -1.7 वोल्ट हो गया। अब VC की बात होती है, VC3 की। अब VC3 बेसिकली क्या है आपका, इसके अक्रॉस अगर मैं ड्रॉप मालूम करना चाहूँ, ठीक है, तो VCC अगर मैं लिख दूं, VCC माइनस VC3 इक्वल्स टू IC3 टाइम्स RC। तो इससे मैं कलेक्टर वोल्टेज निकाल सकता हूँ, हम निकालते नहीं अभी, लेकिन हम निकाल सकता हूँ। ये वही बेसिकली हमने किया है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू IR किया हुआ है हमने। तो और हम इसको अगर I फाइंड करने की इक्वेशन होती तो V वोल्टेज ड्रॉप और डिवाइड बाय R होता, तो ये तो हमेशा इक्वेशन यूज होती है, वही है। तो अगर मैं VC3 मालूम करना चाहूँगा तो VC3 की इक्वेशन मेरी बन सकती है 10 माइनस IC3 RC। आप I आपको पता था, जो I के बराबर था IE, तो IC मैं निकाल सकता हूँ फॉर्मूला से, बीटा IB से निकाल सकते हैं, IB हम निकाल चुके हैं। तो IC मालूम है, RC मालूम है, मैं VC3 भी निकाल सकता हूँ। तो VC3 मेरा मुझे पहले आ सकती है, वो मेरी 2.6 आ रही है, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा।
नहीं, तो ये हमने Q3 के सारे वोल्टेज निकाल दिए। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि भाई Q3 के वोल्टेजेस, तीनों नोड्स के वोल्टेजेस निकालें, तो उसका मतलब ये है कि VE, VB, VC मालूम करने को बोला जा रहा है। नहीं, तो VC3 आपने निकाल लिया। अब एक चीज रह गई है, वो हमारी रह गई है R वाला रेजिस्टेंस, जो इस साइड पे इस R को बोलने का बोला जा रहा है। तो अगर मैं R की इक्वेशन बनाऊं तो वो होगी VCC जो है 10 सही, माइनस VBE जो 0.7 है। ये पहले ही हमने इक्वेशन बता चुके हैं। और क्या होगी, -10 होगी, जो V आपका VE है। तो अभी जो मुझसे बात कर रहे थे कि इसके क्रॉस ड्रॉप वगैरह पूरा, तो इसका जो करंट है, जो IREF है, वही इसके क्रॉस करंट होगा जो I के बराबर था। अब वो 1 मिली है, तो इस तरह आपका R आ जाएगा 19.3 के। ये वो इक्वेशन बनाइए, R डिवाइड सारे वोल्टेजेस, जो आपका था VCC माइनस VBE माइनस ऑफ VE, या इसको प्लस लिख दें तो ये -10 हो जाएगा, तो माइनस +10 हो जाएगा। तो इससे हमने R निकाल लिया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस डिजाइनिंग के अगर आते हैं ना, तो जैसे इस केस में R मालूम करने को थे, तो R तो बहुत सिंपल था, आपको VB मालूम है, आपको IREF मालूम है। अब इसको ऑपोजिट भी आ सकता है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला R फाइंड आउट करना है, और अंडू किसको, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि R मुझे फाइंड आउट करना है, तो R के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर IREF नहीं गिवन, इस केस में तो I आपको गिवन था 1 मिली, और अब ये इस फॉर्मूला से, रेड वाले फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि हमें 1 मिली मालूम होना चाहिए। तो मैं ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि R फाइंड आउट करना है, I मैं नहीं दूं, सही। ऊपर में ट्रांजिस्टर मैंने बनाया हुआ है, इसका कह लेते हैं कि ये R की वैल्यू दे दें, और ये चलिए R2 है, जो भी करना है, इसको मैंने वोल्ट दे दी। मैंने कहा 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये मैंने बोल दिया ये 4 के है, जो भी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसका करंट फाइंड कर सकता हूँ। इसका करंट फाइंड हो गया तो इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका करंट फाइंड आउट हो गया तो ये जो करंट है I के बराबर हुआ, और वही IREF के बराबर हुआ, तो आपका फिर IREF से आपने 1 मिली जिस केस में वो निकाल दिया। तो क्वेश्चन ना ऑपोजिट आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इधर एक रेजिस्टर गिवन है, ये वोल्टेज दे दिया जाए, ये आप ग्राउंड है, ये आपको इसकी वैल्यू दे दी जाए, तो आपने पहले यहाँ से IB निकाल लिया, IB निकाल लिया तो आप IE निकाल सकते हैं, और IE आपका I के बराबर है, और I आपका IREF के बराबर है, तो फिर वो आपका ये IREF आपका नोन हो गया। तो क्वेश्चंस है ना, वो जंबल अप करके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अब वो अगर अप्रोच पता है ना आपको कि फॉर्मूलास क्या होते हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बस पहले एक तरीका ये होता है, बस आप फाइनल जो इक्वेशन है वो लिख लें, और क्या अननोन है उसको देखें वो कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। इस केस में मुझे पता था मुझे IREF मिसिंग है, अगर मुझे R फाइंड आउट करने को दिया जाता तो मैं ये फॉर्मूला बनाता। IREF अगर अननोन होता तो मुझे पता है IREF इक्वल है I के, I इक्वल है IE के। अगर मुझे IE मालूम हो जाए तो एक तरह से मुझे IREF मालूम हो गया। तो IE मुझे कैसे मिलेगा, या तो मुझे IB मालूम है या तो मुझे IC मालूम है। अब कोई एक की तरफ हम चले जाएंगे, उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ना आ सकते हैं, तो बस आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड होना चाहिए उस लिहाज से। तो ये 3 टेक्निक्स थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्मॉल सिग्नल की तरफ स्टार्ट लेंगे, जो फ्राइडे को होगी। 6.5 टॉपिक है सर जी। ये VE3 -1.7 का बता दीजिएगा, ये किस तरह से? VE3 ये वाला सही। तो हमें VB3 पता है, मतलब ये VB3 है ना, ये हमें पता है -1 वोल्ट है, और ये हमेशा बेस टू एमिटर तो ड्रॉप होता है ना। तो अगर मैं VBE की इक्वेशन लिखता हूँ जो 0.7 है,
वो किसके बराबर होती है? वी बी माइनस वी। अगर मैं इसको एमिटर की फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वी बी माइनस 0.7। वी बी मुझे पता है -1 है, और -1 माइनस 0.7 -1.7 हुआ। ठीक है, वो हमने एक स्टेप जल्दी से लिख दिया था हमने, कि हमें पता है कि बेस हमेशा एमिटर से ऊपर पोटेंशियल होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि बेस टू एमिटर एक ड्रॉप होता है। तो जो अभी कुछ भी ये 10 वोल्ट हो गया तो ये 9.3 होगा अगर आप एक्टिव मोड में है, एम्पलीफायर मोड में। ये 0 हुआ तो ये -0.7 होगा, ये -1 हुआ तो ये -1.7 होगा। सॉल्व कर सकते हो उसको VB के फॉर्म, VB इक्वल्स टू VB माइनस VE के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, तो वो आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो बस ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होती है, उसमें स्मॉल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।